असाइनमेंट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है और बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, बैंक रेट। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है उसमें है सीआरआर और बैंक रेट। तो बैंक रेट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है? एक तो ध्यान से सुनो, रेपो रेट को हम रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं और बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है? डिस्काउंट रेट। अगर इन दोनों में ऑप्शन होता, अब सीआरआर और बैंक रेट में से तो जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है और बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो क्या है? या तो रेपो रेट या बैंक रेट। अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विद कोलेटरल तो उसको तो हम बोलेंगे रेपो रेट और इसका दूसरा नाम क्या है? रीपर्चेज रेट। ध्यान रखना है। और अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विदाउट कोलेटरल तो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको हम क्या कहेंगे? बैंक रेट। और बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है और बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है? डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट, तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? बैंक रेट। सेकंड हमारा क्वेश्चन है मनी मल्टीप्लायर। के मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर या इसी के को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, अगर हमारी मनी से रिलेटेड है तो के क्या है? मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर का हमारा फॉर्मूला है 1/CRR। तो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/CRR, 1/SLR, 1/LRR, तो सिचुएशन में हम लेंगे लीगल रिजर्व रेशो। अगर सारे ऑप्शन है, सीआरआर भी है, एसएलआर भी है, एलआरआर भी है, तो हम क्या लेंगे? लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो। और अगर सिर्फ एसएलआर और सीआरआर है तो हमारा के क्या है? 1/CRR। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है या कर्ब करना है या कम्बेट करना है, तो ध्यान रखना है एक्सेस डिमांड के केस में बैंक रेट, अगर आपसे बैंक रेट पूछा जाए तो बैंक रेट, रेपो रेट पूछा जाए तो रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट और एक हमारा रिवर्स रेपो रेट। तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है वो इनको इंक्रीज कर देता है। आपसे बैंक रेट पूछा जाए तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। रेपो रेट पूछा जाए तो रेपो रेट, सीआरआर पूछे तो सीआरआर को भी इंक्रीज करता है, एसएलआर को भी इंक्रीज करता है, रिवर्स रेपो रेट को भी इंक्रीज करता है टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, और मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी इंक्रीज करता है। तो ध्यान रखना है कि एक्सेस डिमांड के केस में आपसे इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट पूछा जाए तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि आरबीआई अगर फॉर एग्जांपल सीआरआर पूछ ले कि रोल व्हाट इज द रोल ऑफ सीआरआर टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, तो हम कहेंगे कि आरबीआई इंक्रीज कर देगा सीआरआर को। अगर हमसे पूछा जाए रेपो रेट तो आरबीआई इंक्रीज कर देगा रेपो रेट को। मार्जिन रिक्वायरमेंट पूछे तो आरबीआई इंक्रीज कर देगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। ध्यान रखना है एक्सेस डिमांड ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इनमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इंक्रीज कर सकता है। और अगर डिक्रीज पूछा जाए टू कंट्रोल टू कर्ब डेफिशिएंट डिमांड, तो उस केस में आरबीआई आपसे जो भी इंस्ट्रूमेंट पूछा जाए
तो सबको डिक्रीज करता है। जरूरी नहीं है कि वो सब सारे इंस्ट्रूमेंट को एक साथ यूज करे, लेकिन हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टू कंट्रोल टू कप एफिशिएंट डिमांड, एसएलआर को क्या करेगा आरबीआई, तो हम कहेंगे डिक्रीज। मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज, रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज, रेपो रेट डिक्रीज। तो इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट पूछा जाए, डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इनको डिक्रीज करता है। इसके अलावा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक्सेस डिमांड के केस में अगर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो उस केस में आरबीआई या सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को सेल करता है, और डेफिशिएंट डिमांड को अगर कंट्रोल करना है तो अपनी सिक्योरिटीज को परचेज करता है। इसके अलावा है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग में अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट राशनिंग को इंट्रोड्यूस कर देगा, शुरू कर देगा, इंट्रोड्यूस क्रेडिट राशनिंग। और अगर डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है तो विड्रॉ कर लेगा। अगर पहले से उसने क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस कर रखी है तो डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई विड्रॉल कर लेगा क्रेडिट राशनिंग को। मोरल सुएशन, मोरल सुएशन में आरबीआई कमर्शियल बैंक को एडवाइस करेगा, फिर प्रेशराइज करेगा। अगर एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई स्ट्रिक्ट होने को बोलेगा, टू बी स्ट्रिक्ट इन लेंडिंग, कि कम लोन प्रोवाइड करे। और अगर डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लिबरल होने को बोलेगा, कि ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करो, टू बी लिबरल। और इनमें से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं इनमें और क्वालिटेटिव कौन से हैं। तो क्वांटिटेटिव हमारे हैं जो हमने सबसे पहले किए थे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और क्वालिटेटिव में हमारे 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रैशनिंग एंड मोरल सुएशन। और अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एज ए क्वालिटेटिव भी यूज किया जाता है और क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, तो वो हमारा है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन वैसे तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसको कई बार यूज किया जाता है एज ए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ इंस्ट्रूमेंट की तरह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल बैंक। अब जो सेंट्रल बैंक है उसके जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का फर्स्ट फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट। गवर्नमेंट बैंक या बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, lender of last resort, custodian of foreign exchange, clearing house function, और इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है टू कंट्रोल मनी सप्लाई, या टू मेंटेन स्टेबिलिटी
in the economy, economic stability. तो अगर आपसे पूछे जाए कि सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन, तो आप कोई भी फंक्शन बता सकते हैं, दो फंक्शन तो दो का नाम बता सकते हैं। इन शॉर्ट, बैंक ऑफ इशूइंग नोट अगर आपको एक्सप्लेन करने को कहें तो जो सेंट्रल बैंक है वो सोल एजेंसी है, सिर्फ आरबीआई के पास अथॉरिटी है टू इशू नोट, और जो भी नोट इशू किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू उसको हम बोलते हैं फिएट मनी। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मींस कि जो भी नोट इशू किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू वो लीगल टेंडर है, उनको लीगल एक स्टेटस मिल जाता है कि उनको यूज किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कितनी भी बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो, कोई उसको लेने से मना नहीं कर सकता। और इसके लिए आरबीआई मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व रखता है, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और बाकी की फॉरेन सिक्योरिटीज। और सेंट्रल बैंक के इस फंक्शन का दूसरा नाम अगर पूछे तो करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। सेकंड, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? एक तो एज एन एजेंट, एज ए बैंकर, एज एन एडवाइजर। एज ए बैंकर गवर्नमेंट के अकाउंट मेंटेन करता है आरबीआई। एज एन एजेंट उसकी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है। एज एन एडवाइजर गवर्नमेंट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है, जो भी सीआरआर है, एसएलआर है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सारे क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई फ्रेम करता है इसको। इसके अलावा डेफिशिट फाइनेंसिंग भी करता है कि अगर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज्यादा है, उसकी रिसिप्ट कम है, तो उस केस में जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। तो जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों का बैंक है, यानी जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो एक तो जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक का जो भी डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करता है और बदले में इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। दूसरा, अगर कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है और बदले में इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर विद कोलेट्रल लोन प्रोवाइड किया है तो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको कहेंगे रेपो रेट, और अगर विदाउट कोलेट्रल लोन प्रोवाइड किया है तो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक को क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो भी इंटर बैंकिंग जो क्लेम्स है, एक बैंक के दूसरे बैंक पे जो क्लेम है, उनको भी उनके अकाउंट में सेटिंग के थ्रू ही क्लियर कर देता है। और जो आरबीआई है वो सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है, यानी कि टाइम टू टाइम चेक करता है कि जो भी आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो जो भी फिक्स की है, तो क्या जो कमर्शियल बैंक है उन डायरेक्टिव्स को, उन डायरेक्शन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट जो फंक्शन है आरबीआई का, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट मींस हमें पता है कि कमर्शियल बैंक जो भी उनका प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट है उसका कई गुना मनी क्रिएट करते हैं। तो कई बार सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है कि जितना हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से कमर्शियल बैंक को पता होता है कि एक बार में इतने ही कस्टमर अपने पैसे विड्रॉ करने आएंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा पैसा निकलवाने लोग आ जाएंगे। तो उस सिचुएशन में अगर कमर्शियल बैंक लोगों का पैसा वापस ना करे तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। तो वो जो सिचुएशन है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे हैं नहीं और लोग अपने पैसे विड्रॉ कराने आ गए, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। तो पहले तो कमर्शियल बैंक कोशिश करता है कि उसको दूसरे जो बैंक है उनसे लोन मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो लास्ट में जो कमर्शियल बैंक है वो अप्रोच करता है आरबीआई को। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट मींस कि इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है इन फाइनेंशियल क्राइसिस टू मेंटेन द फेथ ऑफ पब्लिक इन बैंकिंग सिस्टम, ताकि जो कमर्शियल बैंक है, जो लोग अपना पैसा विड्रॉ कराने आए हैं, उनको उनका पैसा दिया जा सके। क्योंकि अगर लोगों को अपना पैसा नहीं मिला तो उनका बैंकिंग सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा और अगर हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो स्मूथली नहीं चलेगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज,
जितनी भी हमारी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है सबका रिकॉर्ड आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई क्या है? कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और इसके अलावा मैनेज्ड फ्लोटिंग भी करता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग, एक तो कस्टडियन है फॉरेन एक्सचेंज का, दूसरा मैनेज्ड फ्लोटिंग भी करता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग मींस फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मींस वैसे तो जो भी एक्सचेंज रेट है कि फॉर एग्जांपल हम एक यूएस डॉलर के बदले 73 रुपीज पे कर रहे हैं या 74 रुपीज पे कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक्सचेंज रेट। वैसे तो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, ये डिमांड है फॉरेन करेंसी का। फॉर एग्जांपल हम यूएस डॉलर की बात कर लेते हैं, डिमांड है डॉलर की और ये है सप्लाई डॉलर की। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई कर एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। ये है डिमांड और ये है सप्लाई का फॉरेन करेंसी का। यहाँ हम क्वांटिटी शो करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ये हमारा है एक्सचेंज रेट। तो ये जहां पे कट करेगा वहीं पे हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि एक्सचेंज रेट ज्यादा है, कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि $1 के लिए हम पे कर रहे हैं 80 रुपीज और ये बहुत ज्यादा है, तो इससे फायदा तो ये है कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने से हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे, लेकिन हमारे इंपोर्ट बिल भी, हमारे लिए इंपोर्ट करना भी महंगा हो जाएगा, हमारे इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो जाएंगे। हमारे एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज होंगे? क्योंकि $1 के बदले में जो फॉरेन वाले हैं उनको 80 रुपीज का सामान मिल रहा है, उनको फायदा है, तो हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि $1 के बदले हमें 80 रुपए पे करनी है, तो हमारे एक्सपोर्ट करना हमारे लिए महंगा होगा, तो हम कम इंपोर्ट करेंगे या ज्यादा करेंगे तो हमारे इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसीलिए जो सेंट्रल बैंक है वो कई बार कोशिश करता है कि जो एक्सचेंज रेट ज्यादा फिक्स हो गया है इसको अप्रिशिएट किया जाए, थोड़ा कम किया जाए। तो इसीलिए कभी कभी, वैसे तो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू, फ्लोटिंग, लेकिन कभी कभी उसको मैनेज करता है। मींस अगर एक्सचेंज रेट जरूरत से ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाए तो उसको कम करने की कोशिश करता है, और अगर ज्यादा अप्रिशिएट हो जाए तो उसको थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करता है। और इसीलिए जानबूझकर इंटरनेशनल मनी मार्केट में या तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई को सेल करना शुरू कर देता है, यानी कि सप्लाई इंक्रीज कर देता है। तो सप्लाई इंक्रीज करने से, सप्लाई अगर इंक्रीज करेंगे तो ये डाउन, यानी कि एक्सचेंज रेट कम हो गया। तो अगर सेंट्रल बैंक एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम करना चाहता है, अप्रिशिएट करना चाहता है, तो वो फॉरेन करेंसी की सेल करना शुरू कर देता है, यानी कि सप्लाई को इंक्रीज कर देता है जानबूझ के। आर्टिफिशियल, वैसे जनरली तो ऑटोमेटिक डिमांड और सप्लाई पे हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, लेकिन जब सेंट्रल बैंक जानबूझ के आर्टिफिशियल सप्लाई को इंक्रीज कर देता है ताकि एक्सचेंज रेट डाउन आ जाए। या फिर अगर एक्सचेंज रेट फॉर एग्जांपल हम $1 के बदले 60 रुपीज, पहले 70 हम पे कर रहे थे, अब 60 पे करने लग जाए, तो हमारे इंपोर्ट तो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे लिए इंपोर्ट करना सस्ता हो गया। $1 के बदले हम पहले 70 रुपीज दे रहे थे, अब वही उसे $1 के बदले 60 रुपीज दे रहे हैं, तो हमारे जो इंपोर्ट है वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, इंपोर्ट करना हमारे लिए सस्ता होगा, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पहले यूएसए वालों को $1 के बदले में 70 रुपीज का सामान मिल रहा था और अब 60 का मिलेगा, तो हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं होंगे, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, जिसकी की हमें जरूरत पड़ती है डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने के लिए, नई टेक्निक परचेज करने के लिए। तो इसीलिए अगर जरूरत से ज्यादा अप्रिशिएट हो जाए, एक्सचेंज रेट ज्यादा कम हो जाए, तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है, यानी कि आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर देता है। जो फॉरेन करेंसी है उसको खरीदना शुरू कर देता है, परचेज, यानी कि डिमांड इंक्रीज कर देता है, और अगर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, 11th चैप्टर। लेकिन यहाँ अगर हमसे ये फंक्शन पूछ लिया जाए कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज,
तो जो आरबीआई है उसके पास सारा रिकॉर्ड रहता है, वो कस्टोडियन है फॉरेन करेंसी का, लेकिन साथ साथ वो मैनेज फ्लोटिंग भी करता है। फ्लोटिंग मींस कि एक्सचेंज रेट वैसे तो डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू, लेकिन जानबूझकर सेंट्रल बैंक आर्टिफिशियल डिमांड और आर्टिफिशियल सप्लाई को क्रिएट करता है एक्सचेंज रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। अगर एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करना चाहता है, डिक्रीज करना चाहता है, तो फॉरेन करेंसी को सेल करना शुरू कर देता है ताकि सप्लाई इंक्रीज हो जाए और एक्सचेंज रेट डाउन ना जाए। अगर एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करना चाहता है तो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर देता है, फॉरेन करेंसी को परचेज करना शुरू कर देता है। परचेज करने का मतलब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड इंक्रीज होते ही एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो जो आरबीआई है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग भी करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो इसमें जो भी बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 2 बैंक है ए और बी, ए के पास चेक है बी बैंक की, बैंक ए हैज द चेक्स ड्रॉन ऑन बैंक बी एंड बैंक बी हैज चेक्स ड्रॉन ऑन बैंक ए। कि फॉर एग्जांपल ए के पास चेक है बी की, यानी कि बी को पेमेंट करनी है ए को 15,000 की, और ऐसे ही बी बैंक के पास चेक है विच आर ड्रॉन ऑन बैंक ए, यानी कि ए को बी की पेमेंट करनी है 10,000 की। तो एक तो तरीका ये है कि बी ए के पास ट्रांसफर करे 15,000, उसको पेमेंट करे या तो कैश में, या ए बी को करे 10,000। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है वो, क्योंकि जैसे हमारे अकाउंट कमर्शियल बैंक के पास है, वैसे ही कमर्शियल बैंक के अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास है। तो सेंट्रल बैंक जो इनकी आपस की लेनदारी है, देनदारी, यानी कि जो 10,000 इक्वल जो अमाउंट है, जो ए को पेमेंट करनी है बी को और बी को पेमेंट करनी है ए को, तो इनको इनके अकाउंट के थ्रू ही इनको क्लियर कर देता है। अब 10,000 का बैलेंस तो वो अकाउंट्स के थ्रू क्लियर कर देगा, जो 5,000 एक्स्ट्रा रुपीस बी को पेमेंट करनी है ए को, वो भी कर देगा। इससे फायदा यह है कि कैश की जरूरत कम पड़ेगी। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी परफॉर्म करता है। इसके अलावा आरबीआई का और इम्पोर्टेंट फंक्शन है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, यानी कि इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो और ना ही डिफ्लेशन की, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। इन्फ्लेशन मींस महंगाई का बढ़ना, और अगर जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ती है उतनी ही हमारे रुपए की वैल्यू कम होती चली जाती है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और अगर डिफ्लेशनरी गैप है तो उस सिचुएशन में भी हमारा जो इक्विलिब्रियम जीडीपी है वो धीरे धीरे और डाउन होता चला जाता है। तो इसीलिए दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। तो उन कंट्री में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, कि ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो और ना ही डिफ्लेशन की। तो अगर इन्फ्लेशनरी गैप है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड है, तो उसके लिए आरबीआई सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है और इनको इंक्रीज कर देता है, जिससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाती है और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर ऐसे ही डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट इनको डिक्रीज कर देता है, जिससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन है वो है हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई। मनी की सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट या आरबीआई? आरबीआई, क्योंकि जो भी मनी सप्लाई है, जो भी नोट इशू किए जाते हैं वो आरबीआई के थ्रू किए जाते हैं। तो हु रेगुलेट मनी सप्लाई? आरबीआई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट टू चेक मनी सप्लाई आर। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई। तो जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमारे 3 इंस्ट्रूमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग एंड मोरल सुएशन। 9th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कमर्शियल बैंक फ्रॉम द फॉलोइंग, एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई। तो एसबीआई हमारा कमर्शियल बैंक है, जो एलआईसी है, यूटीआई है, ये हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो दोनों में जो डिफरेंस है, जो बैंक है, बैंक हम उन इंस्टीट्यूशन को कहेंगे जो दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वैसे जो कमर्शियल बैंक है
उनके मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी हाउस होल्ड है या जो फर्म्स है उनके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक में जमा करा देते, तो बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। और दूसरा जो मेन फंक्शन है बैंक का वो है लोन प्रोवाइड कराना। तो जो भी इंस्टीट्यूशन ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, उसको हम क्या कहेंगे? बैंक। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशन जो दोनों फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, या तो सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं या फिर सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो दोनों फंक्शन परफॉर्म नहीं करते उनको हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक हम किसको कहेंगे? वैसे तो बैंक जो है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन मेन जो दो फंक्शन है बैंक के वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। तो जो इंस्टीट्यूशन दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? बैंक। लेकिन वो इंस्टीट्यूशन जो दोनों फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, या तो सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को, लोन प्रोवाइड नहीं करते, या फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं, तो जो इंस्टीट्यूशन दोनों फंक्शन परफॉर्म नहीं करते उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो बैंक है उनको तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, लेकिन जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको हम बैंक नहीं बोल सकते, क्योंकि वो दोनों फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें आपको ऑप्शंस गिवन है और इनमें से आपको क्लासिफाई करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट रेवेन्यू, सेकेंड है बैंक डिपॉजिट, थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फोर्थ है बैंक रेट। तो इसमें से हमें मॉनेटरी जो हमारा पॉलिसी है, जो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो हमें सेलेक्ट करना है। तो जो बैंक रेट है वो हमारा क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो बैंक रेट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश refers to minimum percentage of deposit of commercial bank to be kept with RBI। इसमें आपका दो में, एक तो CRR और एक SLR। CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशो, टोटल डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक RBI के पास रखते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा CRR। SLR क्या है? दोनों ही जो रेशो है वो फिक्स किए जाते हैं RBI के थ्रू। CRR टोटल डिपॉजिट का वो मिनिमम परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक कीप विद RBI। और SLR क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक कीप विद देमसेल्व्स, अपने पास रखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड गोल्ड। तो इसमें हमारे साफ साफ लिखा है कि डैश रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक टू बी केप्ट विद RBI। तो RBI के पास जो रखते हैं वो हमारा क्या है? CRR। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ऑफ इशू। तो इसमें हम जो हमारे सेंट्रल बैंक का फर्स्ट फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट, वो हमें एक्सप्लेन करना है कि जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो हमारा क्या है? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। कि सिर्फ RBI एक सोल एजेंसी है, सिर्फ RBI के पास अथॉरिटी है ऑफ इशूइंग नोट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई आर LIC एंड UTI नॉट कॉल्ड बैंक। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो LIC है, UTI है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है और लोन भी प्रोवाइड करता है, तो उसको तो हम बैंक कहेंगे। लेकिन जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं या सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं, दोनों फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, तो उनको हम बैंक नहीं बोल सकते। तो जो बैंक है उनको तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको हम बैंक नहीं बोल सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR। तो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट
सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जब लोन प्रोवाइड करता है विदाउट कोलेट्रल, तो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। इसका दूसरा नाम है डिस्काउंट रेट, रेपो रेट। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विद कोलेट्रल, विद सिक्योरिटी, तो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम कहेंगे रेपो रेट। सीआरआर अभी हमने किया कि टोटल डिपॉजिट्स का वो मिनिमम परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। एसएलआर टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो फिक्स किया जाता है आरबीआई के थ्रू, लेकिन इतना जो ऐसा है लिक्विड फॉर्म में कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। रिवर्स रेपो रेट, अब जैसे हम अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास जमा कराते हैं तो कमर्शियल बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ऐसे ही कमर्शियल बैंक के पास जब एक्स्ट्रा रिजर्व होता है तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं और आरबीआई बदले में उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट है जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ आप कोलेट्रल, आप सिक्योरिटी अपनी देते हैं, तो जो भी आपकी सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू है, सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल कि आपके लैंड के पेपर है, उसकी वैल्यू है 100 रुपीज और बैंक ने आपको जो लोन दिया है, लोन गिवन बाय बैंक 80 रुपीज, तो जो इनका डिफरेंस है आपकी सिक्योरिटी का और बैंक ने आपको जो लोन दिया है, इसका डिफरेंस क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए अपनी सिक्योरिटी को सेल करता है और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए सिक्योरिटीज को परचेज करता है। क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग मींस कि एक लिमिट फिक्स करना, कोटा फिक्स करना। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में आरबीआई क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस करता है और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो क्रेडिट राशनिंग को विथड्रॉ कर लेता है। मोरल सुएशन, मोरल सुएशन में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है कि जो भी डायरेक्शन सेंट्रल बैंक ने दी है कमर्शियल बैंक उनको फॉलो करे। अगर एडवाइस से ना माने तो प्रेशराइज करता है और अगर फिर भी कमर्शियल बैंक जो भी डायरेक्शन सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को दी है उनको फॉलो ना करे तो सेंट्रल बैंक उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता है, उनकी जो किसी भी ब्रांच का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर सकता है।